अच्छा फियाज साहब, अगर आप की इजाज़त हो तो स्टार्ट लिया जाए या अभी मज़ीद वेट करना है सर? सर प्लीज स्टार्ट ले लें सर। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर प्रोसीड करें, स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। जस्ट मिनट सर। ओके। अच्छा, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इजी है, लेकिन इसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन्स होती हैं कि आप लोग ऑलरेडी फेमिलियर हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोग जो मिस्टेक्स करते हैं वो इसकी बुनियादी वजह ये है कि आपने जो डेफिनेशंस नाउन की डिफरेंट टाइप्स की डेफिनेशंस आपने फिफ्थ सिक्स क्लास में पढ़ी हैं, वो बुनियादी तौर पर ऐसी डेफिनेशंस हैं जिससे आप लोगों के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर जब एग्जामिनर जो है वो क्या करेगा, कोशिश करके उन्हीं उन्हीं एरियाज को टारगेट करता है। तो मैं आपको बताऊंगा अभी कि वो कहाँ-कहाँ कन्फ्यूजन्स क्रिएट कर सकता है एग्जामिनर आपको नाउन की डेफिनेशंस में, और वहां पर आपको कंफ्यूज करके आप लोग समझ रहे होंगे कि शायद मैंने करेक्ट आंसर दिया, लेकिन वो यूजुअली इनकरेक्ट होता है। तो आज हम देखेंगे कि आप में से कितने ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी नाउन की टाइप से फेमिलियर हैं, और अगर नहीं है तो किस तरह से समझना है उस हवाले से हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत सारी कन्फ्यूजन्स आपकी आज दूर हो जाएंगी नाउन के हवाले से या नाउन की टाइप्स के हवाले से। नाउन की जो डेफिनेशन है, आप सब लोग ऑलरेडी फेमिलियर हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, आइडिया, नोशन, फीलिंग। ये सारी चीजें ये जो इसमें ऐड होती हैं कि किसी शख्स का नाम, जगह का नाम, किसी आइडिया का नाम, फीलिंग का नाम या किसी चीज के नाम को हम नाउन कहते हैं। अब नाउन में हम कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के पहले बात करेंगे। प्रॉपरली अगर आप फर्स्ट में अगर आप इसको देखें तो डिस्ट्रीब्यूट ब्रॉडरली दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, कॉमन नाउन है, एक प्रॉपर नाउन है। कॉमन नाउन हम जो हैं वो तमाम चीजें जिनको हम जनरली कोई नाम दे देते हैं किसी भी चीज को, तो हम उसको कॉमन नाउन कहते हैं। और अगर किसी चीज, किसी पर्सन या किसी प्लेस को एक पर्टिकुलर नेम देते हैं तो हम उसको प्रॉपर नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूँ कि सिटी, तो सिटी जो है कॉमन नाउन है, लेकिन अगर सिटी की जगह गिलगित कहूंगा या स्कर्दू कहूंगा तो प्रॉपर नाउन होगा। विलेज कहूंगा तो विलेज जो है कॉमन नाउन है, लेकिन अगर विलेज की जगह चुंदा कहूँ, विलेज की जगह क्वार्दो कहूँ, विलेज की जगह दनियोर कहूँ, तो अगर कोई गाँव का नाम दूंगा तो वो प्रॉपर नाउन होगा। इसी तरह कंट्री कॉमन नाउन है, लेकिन कंट्री की जगह पाकिस्तान का वर्ड यूज करूंगा तो कॉमन नाउन है। मोबाइल फोन कॉमन नाउन है, लेकिन उसकी जगह सैमसंग कहोगे तो प्रॉपर नाउन होगा। बॉय कहूंगा तो कॉमन नाउन है, लेकिन उसकी जगह अहमद कहूंगा तो दैट इज प्रॉपर नाउन। इसी तरह सोनिया कहूंगा तो ये प्रॉपर नाउन है, लेकिन उसकी जगह गर्ल कहूंगा तो कॉमन नाउन होगा। लेकिन यहाँ पर ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन जो अगली स्टेप है उसमें आप लोग अक्सर कंफ्यूज करते हैं, वो है इसकी यार साहब, आप मुझे सुन रहे हैं? सर मैं सुन रहा हूँ, ये स्लाइड रिमूव हो गई है सर। एक मिनट सर, जस्ट मैं दोबारा इसको ऑन लेता हूँ सर अंदर। ओके 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 ओके। मैं चले कॉन्सेप्ट दे देता हूं, तब तक स्लाइड को आप ओपन कीजिएगा। अच्छा, जो कंफ्यूजन है वो ये है कि आप में से कोई बता सकते हैं कि कंक्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बुनियादी फर्क क्या है? आप में से कोई एक माइक ऑन करके बता दें। आपके जो कॉन्सेप्ट है एब्स्ट्रैक्ट एंड कंक्रीट नाउन के हवाले से, अख्तर। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं बता सकती हूँ। जी वालेकुम। जी जी जी, बता दें बता दें। अपना कंक्रीट नाम बता नाउन दें, कौन है आप? मैं शबाना बात कर रही हूँ। जी शबाना, ओके। कंक्रीट नाउन सर, जो कि हम फाइव सेंसेस के जरिए जो है उसको जो फील कर सकते हैं, जैसे कि हम उसको टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, ठीक सूंघ है। सकते हैं, अच्छा, आप टेस्ट कर मुझे सकते हैं। बताएं, मुझे ये जी बताएं सर। एंजल क्या है? जी, एंजल और गोस्ट, एंजल में क्या, एंजल और गोस्ट है एंजल और गोस्ट जो एब्स्ट्रैक्ट है नाउन है एब्स्ट्रैक्ट कंक्रीट नाउन है नाउन? सर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्यों?
कैसे? क्योंकि हम ना 5 सेंसेस के जरिए उसको हम ना टच कर सकते हैं, ना उसको देख सकते हैं, ना सूंघ सकते हैं, ना ठीक है, सिर्फ अच्छा हम यही। उसकी जो है जी। चलें अभी बस माइक ऑफ करें, माइक ऑफ करें, अभी मैं बताता हूँ। यही कंफ्यूजन मुझे शक था कि देखें कि अक्सर हम 5 सेंसेस की मदद से हम चीज़ों को परसीव करने की बात करते हैं, और अगर वो हमें नज़र ना आती हो मसलन, तो हम उसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऐसा नहीं है। देखें, एक अंधे बंदे को हाथी नजर ना आए तो वो उसको एब्स्ट्रैक्ट तो नहीं कह सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का कॉन्सेप्ट ही आप लोगों ने एक गलत डेफिनेशन के जरिए से जोड़ा है, जिसकी वजह से क्या करते हैं कि आपको कहीं पर भी अंडरलाइन होगा तो आप उसको एब्स्ट्रैक्ट कह देते हैं। एब्स्ट्रैक्ट ऐसा नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट हर उस चीज को कहते हैं जिसकी अपनी कोई एग्जिस्टेंस ना हो, वजूद ना हो, और कंक्रीट हर वो चीज जिसका अपना कोई वजूद होगा। मिसाल मैं दे देता हूँ, फ्रेंडशिप है, लव है, डेमोक्रेसी है, एजुकेशन है, मदरहुड है। ये कोई चीज नहीं है, इसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स करते हैं कि, और हर वो चीज का अपना खुद होगा वो कंक्रीट में होगी। आप लोग करते क्या है कि कंक्रीट से मुराद आपके जहन में फौरन से वो बजरी और कंक्रीट और फिजिकल चीज। आप लोगों ने करना क्या है कि हर वो चीज जिसका वजूद होगा वो कंक्रीट में, कंक्रीट नाउन में आएगी। हर वो चीज जो जिसकी कोई अपनी एंटिटी नहीं होगी, अपनी आइडेंटिटी नहीं होगी, हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पर, उसकी अपनी कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगी, अपनी कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगी, बट ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स वी डिटरमिन देयर आइडेंटिटी, देयर एग्जिस्टेंस। तो ये जो उसके जो वजूद है उसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पर डिटरमिन करते हैं। मिसाल के तौर पर डेमोक्रेसी है, मिसाल के तौर पर एजुकेशन है, मिसाल के तौर पर टॉलरेंस है, ऑनेस्टी है। ये सारी चीजें जो हैं ये क्या हैं? ये कंक्रीट नाउन है। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अच्छा, बात समझ आ रही है? मैंने ये कहा कि हर वो चीज जिसका अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगा, मसलन गोस्ट एग्जिस्ट करते हैं, एंजल एग्जिस्ट करते हैं। आपने एक रॉन्ग डेफिनेशन जहन में रखी हुई है कि 5 सेंसेस से परसीव ना कर सके, या मुझे नजर ना आती, मैं टच ना कर सकूं, तो नहीं, ऐसा नहीं है। हर वो चीज जिसको कैरेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पर उसका वजूद डिटरमिन करते हैं, उसके अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। और हर वो चीज जिसका अपना कोई वजूद, अपनी कोई एग्जिस्टेंस होगी, हम उन तमाम चीजों को कंक्रीट नाउन कहेंगे। अब आप में से मुझे बताएं कि गोस्ट क्या है, कंक्रीट है या एब्स्ट्रैक्ट है, और एंजल क्या है, शबाना? सर आपके हिसाब से तो ये कंक्रीट हुआ ना? हाँ, वेरी गुड। अब आपने क्या देखें, यही चीजें मैं यही समझ रहा था कि ये नाउन के हवाले से अंडरलाइन होगा। फॉर एग्जाम्पल, एंजल्स आर हेवनली बीइंग कहता हूं, तो अब मैं देखें कि कोई भी मैं जुमला बना देता हूं, उसमें अंडरलाइन एंजल होगा। जी। तो अब गोस्ट जो है ये क्या है कि इसके अपना कोई वजूद है, एंजल का अपना एक वजूद है, गॉड का अपना एक वजूद है। आप एब्स्ट्रैक्ट उस चीज को कहेंगे जिसकी अपना कोई वजूद ना हो, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ खुसूसियात की बुनियाद पर हम उसके एग्जिस्टेंस को यानी या उसके एंटिटी को या उसकी एग्जिस्टेंस को हम डिटरमिन करते हैं। जैसे मसलन एजुकेशन क्या है, बुढ़ापा क्या है, जवानी क्या है, चाइल्डहुड क्या है, मदरहुड क्या है। ये चीजें क्या करती हैं कि उनका अपना कोई वजूद नहीं है। फ्रेंडशिप क्या है, स्टेट ऑफ माइंड है, कोई फीलिंग होगी, कोई आइडिया होगा, जिसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पर डिटरमिन करते हैं, वो तमाम एब्स्ट्रैक्ट होंगी। और वो चीज जो एग्जिस्ट करती हैं, जिसका अपना कोई वजूद होगा, वो हमें आंख से नजर आए ना आए, ठीक है कि नहीं है, उसको हम क्या करेंगे? देखिए, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वायरस हैं, बैक्टीरियाज हैं, इंसानी आंख से नजर नहीं आते हैं, तो क्या उस बुनियाद पर हम उसको एब्स्ट्रैक्ट कहें? ऐसा नहीं है। हर वो चीज जिसका अपना कोई वजूद होगा, आप उसको कंक्रीट में शुमार करेंगे। हर वो चीज जिसको अपना वजूद नहीं होगा, बट ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स हम डिटरमिन करेंगे, तो उसको हम कंक्रीट एब्स्ट्रैक्ट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूँ टॉलरेंस इज द बेस्ट रिवेंज। यहाँ पर टॉलरेंस अंडरलाइन होगा तो ये क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट। हाँ, अच्छा ठीक है। इसी तरीके से एंजल के हवाले से कोई जुमला हो या गोस्ट के हवाले से जुमला हो,
वो तमाम चीजें जो जिसकी एग्जिस्टेंस होगी वो कंक्रीट होंगी, जिसकी एग्जिस्टेंस नहीं होगी और हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पर डिटरमिन करते हैं वो तमाम एब्स्ट्रैक्ट होंगी। आइंदा से अब आप लोगों ने ये इस तरह से अंडरलाइन समझना है। अब आइंदा कोई भी सेंटेंस आ जाए उसमें आगे जाके मैं एक आपको एग्जांपल दूंगा तो आप लोगों ने खुद बताना है कि ये क्या है। अच्छा, तीसरा है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या है? बहुत सारी चीजों को हम एक नाम दे देते हैं, बहुत सारी चीजों को। फॉर एग्जाम्पल हम घर के तमाम अफराद के लिए फैमिली का वर्ड यूज करते हैं, टीचर तमाम टीचर्स के लिए, बहुत सारे टीचर के लिए स्टाफ का वर्ड यूज करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए क्लास का वर्ड यूज करते हैं, बहुत सारे जजेस हों तो उसके लिए जूरी का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे यानी क्या कहते हैं ग्रुप ऑफ स्टार्स हो तो हम करते हैं, बहुत सारी फ्लावर्स हो तो हम बुके कह देते हैं। तो ग्रुप ऑफ थिंग्स जिसके लिए हम कोई वर्ड रेफर करता है, फैमिली है, कमेटी है, टीम है। अब टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? क्रिकेट में डिफरेंट होते हैं, वॉलीबॉल में डिफरेंट होते हैं। इसी तरह ग्रुप ऑफ क्रिमिनल को हम गैंग कहते हैं। तो बहुत सारी चीजों को हम एक नाम दे देते हैं, उसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अच्छा, कंपाउंड नाउन क्या है? कंपाउंड नाउन क्या है? बुनियादी तौर पर कंपाउंड नाउन जो है दो मुख्तलिफ एंटिटीज से मिलकर एक नाउन बनता है। वो जरूरी नहीं कि दो नाउन हो। मिसाल मैं दे देता हूँ, प्ले एंड ग्राउंड। प्ले ग्राउंड है तो प्ले वर्ब है, ग्राउंड नाउन है, एक वर्ब और नाउन से बन गया। इसी तरीके से वॉशिंग मशीन है, देखें, क्लासरूम है, दो क्लासरूम यानी दो नाउन से बन गया। जरूरी नहीं एक प्रेपोजिशन और एक वर्ब भी हो सकता है, एक एडजेक्टिव और एक नाउन भी हो सकता है, एक वर्ब और एडजेक्टिव नाउन भी हो सकता है। तो दो मुख्तलिफ एंटिटीज मिलकर एक नाउन बना देते हैं, उसको हम कहते हैं कंपाउंड नाउन। जब कभी भी अगर दो डिफरेंट एंटिटीज मिलकर बनेगा उसको हम कहेंगे कंपाउंड नाउन। अब काउंटेबल और अनकाउंटेबल में भी अक्सर कंफ्यूज करते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप में से कोई माइक ऑन करके बता सकता है कि स्टार्स क्या है, काउंटेबल है अनकाउंटेबल है? हाँ, अनकाउंटेबल स्टार्स सर। कौन से नाउन है? अनकाउंटेबल कैसे? अनलिमिटेड है ना सर, इस वजह से। देखें, अगर मुझे 100 तक गिनती आती है तो 1000 कुर्सियां कहीं रखी गई और मुझे 10 100 तक गिनती आती है तो मैं उनको अनकाउंटेबल कह दूं। यही गलतियां आप लोग कर रहे होते हैं ना। देखिए, काउंटलेस अलग चीज है, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल वो होता है जिसको एक जिसके साथ कोई फिगर नहीं लगा सकते हैं। 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, जैसे कायनात में इतने मिलियन स्टार्स हैं कहते हैं। तो अब इसका मतलब है कि कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मेरी कैपेसिटी ना होने का या मेरी कैलकुलेशंस मैं नहीं कर सकता हूँ, मेरी कैपेसिटी में नहीं है, तो मैं उसको अनकाउंटेबल नहीं कहूंगा। वो काउंटेबल हैं लेकिन काउंटलेस हैं, अभी तक गिने नहीं गए हैं। फ्यूचर में ऐसे हमारे पास टेक्नोलॉजी आएगी, ऐसे हमारे पास हम एडवांसमेंट होगी कि बता सकेंगे कि कायनात में इतने सितारे हैं। आसान सा तरीका बता रहा हूँ। ये माइक ऑफ करें ना प्लीज, आप में से जाफर। अच्छा, हर वो चीज देखें जिसके साथ 1 2 3 4 लगा सकते हैं वो तमाम काउंटेबल होंगे। अ स्टार, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, 6 स्टार, 7 स्टार, 8 स्टार हो सकता है। अनकाउंटेबल क्या चीजें हैं? जिसको हम मेजर करते हैं उसको काउंटिटी में नहीं लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर है, ऑयल है, सैंड है। देखें कि ये सारी चीजें, लेकिन अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे, ड्रॉप्स ऑफ वाटर कहेंगे तो 1 ड्रॉप, 2 ड्रॉप, 3 ड्रॉप काउंटेबिलिटी में जाएंगे। सैंड कहते हैं तो रेत जो है अनकाउंटेबिलिटी में जाएगा। लेकिन अगर आप 1 ग्रेन ऑफ सैंड, 2 ग्रेन, 3 ग्रेन, 4 ग्रेन, आप उसको जर्रात की तरफ पार्टिकल्स ऑफ सैंड कर देंगे तो वो जो है क्या होंगे? अनकाउंटेबिलिटी की तरफ जाएंगे। अगर उसके साथ ग्रेन का वर्ड या पार्टिकल का वर्ड यूज होगा तो याद ये रखना है कि आप लोगों ने जिसके साथ गिने 1 2 3 4 करके कोई क्वांटिफायर लगा देते हैं, जिसके साथ आर्टिकल लगता है, वो सारे जो हैं काउंटेबल होते हैं। स्टार्स जो है 1 2 3 4 करके जब एक गिना जा सकता है, इसका मतलब बहुत सारे गिने जा सकते हैं। कायनात में कितने स्टार हैं अब कैलकुलेशन करके बता देते हैं। काउंटलेस कह सकते हैं, अनकाउंटेबल नहीं होंगे। अनकाउंटेबल वो चीजें होती हैं जिसको हम एक दो की गिनती में नहीं मेजर कर सकते हैं, जिनको हम मेजर करते हैं किलो के। जैसे वाटर है लीटर की फॉर्म में, अच्छा, ऑयल है,
इस तरह की चीजें होती हैं, ये अनकाउंटेबिलिटी में जाएंगी। लेकिन एक ऑब्जेक्ट कोई एक आ सकता है, जमीन से बड़े हैं सितारे, क्यों नहीं गिने जा सकते? 1 2 3 4 करके गिने जा सकते हैं। हाँ, अगर एक बंदे की, जैसे मैंने कहा ना कि एक जगह 1000 कुर्सियां रखी हुई हैं और मुझे 100 तक गिनती आती है, तो मैं आगे जाके कहूँ कि ये सारे अनकाउंटेबल हैं, ऐसा नहीं है। एक गिनी जा सकती है, इसका मतलब है सारे गिने जा सकते हैं। तो जिसके साथ आप कोई भी क्वांटिफायर लगा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब है कि वो सारे गिने जा सकते हैं। आपने ख्याल करना है कि जाने वो क्या तरह का स्टार्स आर। तो अब वो स्टार्स यूज करेगा, अंडरलाइन करेगा, आप नीचे टेबल पे टिक कर आप बाहर आके कहेंगे बड़ा अच्छा हुआ है। तो आपने ये जो इस तरह की डेफिनेशन आपने जहन में रखी, आप लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। अच्छा, अभी आप लोगों ने 1 बाय 1 माइक ऑन करके बता देना है। सर आप बता दें, यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस है, आई वॉन्ट टू सी जस्टिस सर्व। जस्टिस क्या है यहाँ पर, कौन सा नाम है? कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट में बताना है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन सर। सर एब्स्ट्रैक्ट है सर। हेलो, अभी शबाना आप पूछिए जरा, जिनसे पूछूंगा बता दें। चले जाफर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वेरी गुड। अब देखें ना, जस्टिस कोई चीज नहीं है, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पर हम डिटरमिन करते हैं। अच्छा, आई वुड लाइक द फ्रीडम टू ट्रेवल ऑल ओवर द वर्ल्ड। फ्रीडम क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन सर। मैंने एक और क्वेश्चन पूछनी थी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जी जी राइस राइस एंड शुगर्स, इसके लिए हम पूछे। कलेक्टिव में करेंगे या हाँ हाँ, काउंटेबल या अनकाउंटेबल? वेरी गुड। लेकिन अगर आप कहते हैं ना कि इसके साथ लगा दें ग्रेन या पार्टिकल लगा देंगे, तो ये कलेक्टिव में, सॉरी, ये काउंटेबल में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ चीनी का 1 दाना, 2 दाना, 3 दाने, 4 दाना, तो अगर आप जब इसके साथ जो है क्वांटिटी लगा देंगे या कोई पार्टिकल लगा देंगे, ग्रेन लगा देंगे, ग्रेन ऑफ राइस लगा देंगे, तो ये काउंटेबल हो जाएगा। अगर आप नहीं लगाएंगे तो ये अनकाउंटेबिलिटी में जाएगा। राइस एक जनरल कॉन्सेप्ट है। राइस से मुराद आपका ओवरऑल चावल है या एक जर्रा है। आप इन्हें एक पार्टिकल लगा देंगे, ग्रेन ऑफ लगा देंगे, ग्रेन ऑफ व्हीट, ग्रेन ऑफ राइस लगा देंगे, तो ये काउंटेबल में जाएगा। लेकिन अगर आप 1 राइस लिखेंगे, 2 राइस लिखेंगे, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर राइस से मुराद आपका वो दाना है। और अगर आप क्वांटिटी नहीं लिखते हैं या पार्टिकल या ग्रेन उसके साथ नहीं लिखते हैं, तो फिर ये अनकाउंटेबिलिटी में जाता है। समझ आ गई? इसी तरह मैं कहता हूँ रेत, रेत अनकाउंटेबिलिटी में एक टर्म इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आप, मैं कहता हूँ रेत के जर्रात, पार्टिकल्स ऑफ, अब ये पार्टिकल जब यूज करूंगा तो फिर ये काउंटेबिलिटी में जाएगा। क्लियर है? जी सर। इसी तरह इंसानी हेयर का इस्तेमाल करते हैं। हेयर का इस्तेमाल करते हैं तो देखें अनकाउंटेबिलिटी की तरफ जाते हैं। लेकिन अगर आप लिख देते हैं इसके साथ 2 ऑफ माई हेयर्स आर वाइट, मेरे 2 बाल, देखिए मेरे सर के 2 बाल वाइट हैं, अब यहाँ पर 2 जब लगा देता हूं या, तो उससे अंदाजा हो गया कि अच्छा 2 क्वांटिटी में आ जाएंगे। तो आपने याद रखें कि जब उसके साथ कोई क्वांटिफायर लगा दिया जाए या उसके साथ कोई पार्टिकल का या ग्रेन लगा देते हैं, तो उससे फिर वो काउंटेबिलिटी की तरफ जाते हैं। ठीक हो गया? अगला देखें, डिजायर क्या है? एब्स्ट्रैक्ट। हेलो, डिजायर क्या एब्स्ट्रैक्ट है? नाउन सर। एब्स्ट्रैक्ट है। अगले में देखें जरा, अगले में हाउस क्या है? कंक्रीट। कंक्रीट नाउन है। यस सर। स्ट्रीट क्या है? कंक्रीट नाउन। स्ट्रीट क्या है? कंक्रीट नाउन है। अब सारे शबाना ही ना बताए ना, दूसरे भी माइक ऑन करें बच्चे, शाबाश। अच्छा, फोन क्या है? फोन, कौन बताएगा? अच्छा, ठीक हो गया। डॉग क्या है? सर कंक्रीट अच्छा, नाउन। डॉग फूड क्या है? डॉग फूड, आप में से कौन बताएगा डॉग फूड? या आप लोग नाउन की सारी टाइप्स में से बता दें, डॉग फूड क्या है? ये हाइफन से कंक्रीट आपने नाउन। पहचानना है कि ये कंपाउंड नाउन है। ये कंपाउंड नाउन है, कंपाउंड नाउन। देखिए 2 नाउन मिलकर बना है।
दो एंटिटीज ऊपर वो जैसे वैसे उन्होंने आइडेंटिफाई लिखा है, लेकिन अगर आप उसको पूछा जाए कंपाउंड नाउन में आएगा। ठीक हो गया, नेक्स्ट करें सर, स्लाइड नेक्स्ट। अच्छा, अब इसमें आप लोगों ने, अच्छा एक और इसकी पाकिस्तानी ग्रामेरियंस जो है ना, कंक्रीट और मटेरियल में भी डिफरेंशिएट करते हैं। एक और नाउन की टाइप्स इंट्रोड्यूस की गई है, वो है मटेरियल नाउन। अब जरा ये जरा समझ के आगे बढ़े। मटेरियल वो चीजें जिनसे चीजें बनती हैं वो मटेरियल में आएंगी। जो चीज बनेगी वो क्या है, वो कंक्रीट होगी। मिसाल के तौर पर वुड क्या है, लकड़ी है। लकड़ी मटेरियल नाउन है, लेकिन कुर्सी कहूंगा वुड की, यानी कोई चेयर कहूंगा तो वो क्या होगा, कंक्रीट नाउन होगी। इसी तरह आयरन है, अगर यहाँ पर आयरन से मुराद लोहा है तो इसका मतलब ये है कि ये मटेरियल है जिससे चीजें बनती हैं। लेकिन आयरन अगर स्त्री के लिए इस्तेमाल होगा तो वो क्या होगा, कंक्रीट नाउन में आएगा। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। थोड़ा वेट कीजिएगा सर के साथ, कोई नेटवर्क इशू आ गया मेरे ख्याल में। सर दोबारा रीजॉइन करेंगे, थोड़ा वेट कीजिएगा। सर सर मेरी आवाज आ रही है? जी 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 जाफर। सर ये फिजिकल क्लास होंगे सर संडे को? फिजिकल क्लासें इंशाल्लाह हमारी संडे को क्लासें होंगी। संडे को क्लास होगी, मैं आपको बता दूंगा कौन सी जगह पे सर आपने क्लास मेरा ज्वाइन करनी है। एफडी का टेस्ट भी आया हुआ है सर, स्लिप 31 को। किसका? एफडी का सर, हाँ, इस्लामाबाद फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन का ना। में हाँ फेडरल उसका वाला। आया हुआ है। उसका जी जी। सिलेबस के हवाले से थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी, तो उसका ये कि 60% सब्जेक्ट का उन लोगों ने बता दिया है, सब्जेक्ट क्या और रहा है सर? 20% इंग्लिश का है, और 20% जनरल 20% क्या है नॉलेज का है। इंग्लिश है सर? जी 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 सर। जी सर, तो ये इंग्लिश के हवाले से थोड़ा सा हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश के क्लासेस दिए जाएँ। हाँ, इंग्लिश के क्लासें ठीक है, ठीक है सर जो बिल्कुल। फिजिकल क्लास नहीं ले सकते हैं उनके लिए। जो नहीं ले सकते हैं उनके लिए हम रिकॉर्ड लेक्चर उनको फराहम कर लेते हैं, लेकिन वो अच्छा क्लासें थैंक रिपीट हो यू। जाती हैं। जो फिजिकल में होती हैं वो ऑनलाइन में रिपीट हो जाती हैं। कई दफ़ा लेक्चर रिपीट हो जाते हैं। अच्छा ऑनलाइन उसी क्लास को ज्वाइन नहीं कर सकते सर हम? ऑनलाइन उस क्लास को मुश्किल होगा, क्योंकि वहाँ पर जो है ना इस तरह का फिर वो इतनी बड़ी
टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है जो कैमरे को जूम करके इस तरह से टीचर को और सारे ये, इसमें टाइम लगेगा इंशाल्लाह, एक दिन वो भी कर लेंगे, लेकिन अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे, हो सकता है हम उसको भी मैनेज कर पाएँ। सर प्लीज कोशिश करें। ठीक है, ठीक है, हम कर लेंगे। वैसे इससे पहले हम जो फिजिकल क्लासें होती थी उसको रिकॉर्ड करके, पूरी क्लास को तो रिकॉर्ड नहीं कर सकते थे, लेकिन उसका जो बोर्ड में जो सवालात समझा रहे होते टीचर, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती थी उसको कैप्चर करके हम शेयर ज़रूर कर लेते थे। अस्सलाम वालेकुम या साहब। जी 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 सर। अच्छा, सॉरी सॉरी यार, कनेक्टिविटी वो जो ना इशू आ गया था, मैंने रीजॉइन किया है। ठीक सर। तो कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट मटेरियल और कंक्रीट में मैं डिफरेंशिएट कर रहा था। अच्छा, मैंने जो कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट का जो कॉन्सेप्ट दिया आप सबको समझ आ गया है तो थंब रेज करें, नहीं आया है तो क्वेश्चन कर सकते हैं आप लोग। सबसे पहले मैंने एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट का जो कॉन्सेप्ट आप लोगों को मैंने दिया था वो समझ आ गया है? जाफर, क्वेश्चन है आपका? जी जी सर, बिल्कुल आ गया सर। तो थंब रेज करें नहीं ना, सर। क्वेश्चन वाला हैंड ना करें। ओके ओके ओके। अच्छा अच्छा देखें, आप लोगों ने पहले से जो डेफिनेशन जहन में रखी हुई ना, वहीं आप लोगों को एग्जाम में क्या करती हैं कि आंसर, रॉन्ग आंसर पे टिक करके आ जाते हैं। फिर आप कहते हैं कि मैंने इतने ठीक किए थे, पता नहीं मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ। आप लोग जो डेफिनेशन है ना वो क्लियर हो जाएंगी तो आंसर खुद ब खुद हो जाएगा। मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहा हूँ कि कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। जी सर, कोई क्वेश्चन है बच्चे आपका? सर मैंने पूछना था कार्बन डाइऑक्साइड एब्स्ट्रैक्ट है या कंक्रीट है? कार्बन डाइऑक्साइड क्या चीज है पहले ये बता दें। सर एब्स्ट्रैक्ट के कार्बन कॉन्सेप्ट है। इट्स अ गैस। अगर आप कहेंगे ना, देखें आसान सा तरीका बता रहा हूं, मैं कहता हूं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस, आप उसको कोई चीज नाम होगा ना, कोई चीज इसकी कोई कंक्रीट होगी, ये तो एक नाम दे देते हैं ना कोई चीज को। तो कार्बन एलिमेंट होगा, कार्बन एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट के तौर पर एग्जिस्टेंस है, तो ये कंक्रीट में आएंगी तमाम चीजें जो जिनका वजूद है। देखें मैं कहता एक एलिमेंट तो है ना, ऑक्सीजन है, कार्बन है, अगर आप उनको एक जनरल कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस का नाम दे देते हैं तो एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर आप उसको कह देते हैं कि कोई एलिमेंट है, फॉर हीलियम है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, ये एग्जिस्ट करते हैं, इनका अपना कोई वजूद है, इनको हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पर नहीं बल्कि इनका अपना कोई वजूद है नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, क्या एलिमेंट्स वजूद रखते नहीं रखते हैं केमिस्ट्री के अंदर? हेलो, रखते रखते हैं सर। जी जी सर। सर अगर आप रखते हैं। इसी तरह देखें, आप न्यूक्लियस कहते हैं, एटम कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं, न्यूट्रॉन कहते हैं, तो ये पार्टिकल्स हैं, ये बुनियादी तौर पर क्या कहते हैं, ये कंक्रीट में आएंगे। लेकिन ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है तो आप उन्हें एक नाम दे देते हैं, गैस को नाम दे देते हैं, तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पर नाम दे देते हैं, तो इस वजह से ये एब्स्ट्रैक्ट होगा। यानी वो तमाम चीजें जिसका अपना कोई वजूद होगा वो कंक्रीट नाउन में आएंगी, जिनको हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पर नाम दे देते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट में आएगा। अब आ गई समझ? जी सर आप। हाँ। अच्छा, अब मटेरियल और कंक्रीट में क्या डिफरेंस है? तो मैंने कहा कि वो तमाम चीजें, वो तमाम मटेरियल जिनसे चीजें बनती हैं वो मटेरियल नाउन होंगे। मिसाल के तौर पर लेदर है, उससे चीजें बनती है, वुड से चीजें बनती है, आयरन लोहे से चीजें बनती हैं, क्ले मिट्टी से चीजें बनती हैं। तो आयरन, क्ले, लेदर होगा, वुड होगा, तो ये सारी चीजें क्या होंगी? पेपर होगा। तो अब देखें ये मटेरियल नाउन होगा, लेकिन जिनसे चीजें बनती हैं, जो चीज बनेगी वो कंक्रीट नाउन में आएगी। फॉर एग्जांपल क्ले से पॉट बनता है, लेदर से जैकेट है, इसी तरीके से आयरन से फैन है, तो ये सारी चीजें फिर क्या होंगी? कंक्रीट नाउन होंगी। तो आपने ये याद रखना है। अच्छा, अब आप में से कोई बता सकते हैं कि यहाँ पर देखें जरा, मैंने कुछ एग्जांपल दी हुई है, सारी कलेक्टिव नाउन की है। जूरी है, कलेक्टिव नाउन है, ग्रुप ऑफ जजेस को कहते हैं। टीम अंडरलाइन होगी, ये भी कलेक्टिव नाउन है। फैमिली कलेक्टिव नाउन है। बुके, बुके ग्रुप ऑफ फ्लावर को कहते हैं। आर्चिपेलागो ग्रुप ऑफ आइलैंड को कहते हैं। ग्रुप ऑफ आइलैंड, जजीरों का जो ग्रुप होगा तो हम उसको आर्चिपेलागो कहते हैं। इसी तरह ग्रुप ऑफ स्टार्स होंगे तो उसके लिए गैलेक्सी का वर्ड यूज करते हैं। ग्रुप ऑफ क्रिमिनल के लिए आपको पता है कि ग्रुप ऑफ क्रिमिनल के लिए गैंग का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, यहाँ पर लास्ट में दिखा हुआ लैपटॉप, सॉरी एक और स्लाइड में इन्होंने प्रेजेंट की है, यहाँ पर देखें कंपाउंड नाउन की एग्जांपल है फुट एंड बॉल।
दो नाउन है, वॉशिंग मशीन दो नाउन है, क्लासरूम दो नाउन है, हॉकी प्लेयर, प्लेयर देखें जरा कि ये एडजेक्टिव है और नाउन मिलकर बना रहे हैं, बाथ एंड रूम दो नाउन है, लैपटॉप लैपटॉप, अच्छा प्ले ग्राउंड, प्ले वर्ब है, ग्राउंड नाउन है, तो दो डिफरेंट एंटिटीज मिलकर एक नाउन बनाते हैं तो उसको कंपाउंड नाउन कहते हैं। नेक्स्ट, काउंटेबल और अनकाउंटेबिलिटी में देखें जरा, रेस्टोरेंट, फोटोग्राफ, बुक है, टेबल है, कैंडल है, बर्थडे केक है, अच्छा नेबरहुड है, अच्छा नेबरहुड को इन्होंने ये गलती से वो हुआ है, ये कंक्रीट नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरफ जाएगा। अच्छा डॉग क्या है, ये काउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट, अब इसमें देखें अनकाउंटेबल नाउन किस तरह की चीजें आती हैं, इंफॉर्मेशन है, चीज है, वाटर है, इंटेलिजेंस है, बाज औकात ये देखें अभी उन्होंने वो क्या कहते हैं इक्विपमेंट है, गार्बेज है, ये सारी चीजें क्या होंगी, अनकाउंटेबल नाउन में आएंगे। तो बुनियादी तौर पर ये सारी कॉमन नाउन की टाइप्स हैं। फर्दर नेक्स्ट, अब वोकैबुलरी की तरफ जाते हैं कि वोकैबुलरी में कौन कौन से वर्ड्स आप लोगों को पूछे जा सकते हैं। अच्छा इनके मीनिंग आप लोगों को आ रहे होंगे तो फिर आप वहां पर आसानी से आप टिक कर सकेंगे इसके सिनोनिम एंटोनिम। एब्रोगेट कहते हैं एबॉलिश करना, खत्म करना। एब्सॉल्व कहते हैं माफ करना, पार्डन। अपने साथ नोटबुक रखें, इसके उर्दू मीनिंग भी लिखते जाएं और मैं फर्दर जो मीनिंग बताता हूं उसको भी लिखते जाएं। पार्डन माफ करना, एब्स्टिनेंस, एब्स्टिनेंस जो है रिफ्रेन फ्रॉम समथिंग, गुरेज करना, किसी चीज से बाज रहना, दूर रहना। रिस्ट्रेन फ्रॉम ड्रिंकिंग, यानी परहेज करने के मीनिंग में इस्तेमाल होता है। एब्स्ट्रूज डिफिकल्ट के मीनिंग में, ऑब्सक्योर प्रोफाउंड के मीनिंग में इस्तेमाल होता है। मुश्किल, एब्स्ट्रूज, एब्स्ट्रूज ऑब्सक्योर एंड प्रोफाउंड, यानी गहरा, मुश्किल, कॉम्प्लेक्स, ठीक है, उस मीनिंग में इस्तेमाल होता है। एक्सेसरी, अच्छा ये एडिशनल के मीनिंग में इस्तेमाल होता है। एक्सेसरीज जैसे मोबाइल एक्सेसरीज होती हैं, एडिशनल चीजें जो दे देते हैं। एकम्प्लिस, एबेट के, एबेट इसका एक और वर्ड होता है ए बी, शायद हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा हो। एबेट कहते हैं क्राइम पार्टनर के मीनिंग में इस्तेमाल होता है। एकम्प्लिस कहते हैं पार्टनर इन क्राइम, यानी ऐसा बंदा जो आपको किसी क्राइम में या किसी इवल एक्ट में आप लोगों की आपकी मदद करे। एकम्प्लिस क्राइम पार्टनर के मीनिंग में। इसके लिए एक और वर्ड इस्तेमाल होता है इंग्लिश में, एबेट, ए बी ई टी, एबेट। अकॉर्ड, कोवेनेंट्स एंड एग्रीमेंट, कोवेनेंट एग्रीमेंट, एग्रीमेंट अकॉर्ड। पैक्ट भी होता है, जैसे लखनऊ पैक्ट हम यूज करते हैं। अकॉर्ड है, एग्रीमेंट है, पैक्ट है, कोवेनेंट्स होते हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट, इसके और मीनिंग कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, अकॉर्ड, कोवेनेंट। एक्विटल, एक्विट कहते हैं छोड़ देना। फ्री फ्रॉम चार्ज, इसके लिए एक लफ्ज और इस्तेमाल होता है, वो भी लिख लें, एक्सोनरेट, एक्सोनरेट, ई एक्स ओ एन ई आर ए टी, एक्सोनरेट कहते हैं बरी करना, डिस्चार्ज करना, बरी करना। एक्रीड कहते हैं बिटर, तल्ख, बिटर। एक्रीमोनियस, एक्रीमोनियस एक और वर्ड है, एक्रीमोनियस, बिटर। आवाज आ रही है आप सब लोगों को? हेलो, कोई एक माइक जी ऑन सर आ करके रही बता है, दे। जी जी, आ रही ओके है ओके जी। ओके ओके। जब भी अगर इस तरह का क्वेश्चन बीच में पूछो ना तो आप थंब रेज करें तो उससे पता चल जाता है। एक्यूमन, एक्यूमन कहते हैं मेंटल कीननेस को, शार्पनेस को। एक्यूमन इंटेलिजेंस और विजडम के लिए भी इस्तेमाल होता है, विजडम और इंटेलिजेंस के लिए इस्तेमाल होता है एक्यूमन। मेंटल शार्पनेस, मेंटल कीननेस, विजडम। सेगेसिटी भी एक लफ्ज है, वो इसके साथ लिखें, इसी के मीनिंग में इस्तेमाल होता है। सेगेशियस कहते हैं अक्लमंद, दाना के लिए इस्तेमाल होता है सेगेशियस, एस ए जी ए सी आई ओ यू एस, एस ए जी ए सी आई ओ यू एस, सेगेशियस। और सेगेसिटी, सेगेसिटी नाउन है, सेगेशियस देखें एडजेक्टिव है। तो सेगेसिटी जो है अक्लमंदी, दानिशमंदी के लिए इस्तेमाल होता है, एस ए जी ए सी आई टी वाई, सेगेसिटी। एक्यूमन, मेंटल कीननेस। एडेज, एडेज कहते हैं वैसे कहावत को, इसके लिए मैक्सिम का लफ्ज इस्तेमाल होता है, सेइंग का लफ्ज इस्तेमाल होता है। एडेज,
मैक्सिम, सेइंग, एपिग्राम, एपिग्राम भी कहते हैं छोटी सी मुख्तसर सी कोई बात हो जिसमें बहुत बड़ा यानी एक वजन हो, कोई नॉलेज हो, कोई विजडम हो, तो उसको कहते हैं कहावत, एडेज। एडेज, एडेज कहते हैं कोई अक़वाल ज़री, हम कहते हैं ना कि कोई अक़वाल ज़री यानी कोई ऐसी बात होती है जो बहुत यानी गोल्डन सेइंग्स होती हैं जिसमें कोई बड़ी यानी क्या कहते हैं, कोई अक्लमंदी छुपी होती है, कोई दानिश छुपी होती है, उसके लिए इस्तेमाल होता है। कोई ऐसा फ्रेज, कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई अक्लमंदी की बात हो, कोई तजुर्बे का कोई करक्स हो किसी का, तो कहावत होती बुनियादी तौर पर एडेज। एडामेंट कहते हैं वैसे हार्ड हेडेड होता है, यानी सख्त जो जहन के होते हैं, इनफ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर लचक नहीं होती है, जिद्दी होते हैं ना, स्टबर्न। एडामेंट कहते हैं जिद्दी के लिए इस्तेमाल होता है, एडामेंट जिद्दी के लिए। नेक्स्ट है सर स्लाइड। या सर थैंक यू। अच्छा, अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाएं सर, पाकिस्तान अफेयर वाली स्लाइड की तरफ। अच्छा, आज हमने, मैं इसको जरा क्रक्स दे देता हूं जब तक दूसरी स्लाइड ओपन नहीं होती है। मैंने जान के नाउन से शुरू किया कि क्योंकि एग्जामिनर अक्सर इन एरियाज को टारगेट करते हैं जिसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वो स्टार्स देगा तो आप लोग अनकाउंटेबल पे टिक करेंगे, हालांकि काउंटेबिलिटी में आते हैं। अच्छा, वो एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट में जान के वो गोस्ट देगा, एंजल देगा, गॉड देगा। अच्छा, वो तमाम चीजें देखें जिनका अपना कोई वजूद होगा उसको कंक्रीट में, वो तमाम चीजें जिनको हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पर कोई फीलिंग होगी, कोई आइडिया होगा, ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स हम डिटरमिन करेंगे, वो सारे क्या होंगे, कंक्रीट ना यानी एब्स्ट्रैक्ट होंगे। इसी तरह फिर मटेरियल और कंक्रीट में आप डिफरेंशिएट आपको पता होना चाहिए। मटेरियल जिससे चीजें बनती हैं और जो चीज बनेगी वो बुनियादी तौर पर यानी जिनसे चीज, जो चीज बनेगी वो कंक्रीट होगी, जिनसे चीजें बनती हैं वो एब्स्ट्रैक्ट होंगी, मटेरियल होंगी। अच्छा, हमारे पास 15 मिनट्स का शो हो रहा है, तो भैया साहब थोड़ा जल्दी करें ताकि मैं उसको सम अप कर सकूं। ये दूसरी स्लाइड ओपन करें सर। अच्छा, उसके बाद कुछ जो वोकैबुलरी बताई है, काइंडली आप लोग कोशिश करें कि जो जो स्लाइड में आप लोगों को वोकैबुलरी की शेयर करता हूँ, इसको अच्छे तरीके से क्लेम करते जाइए। वो तमाम वोकैबुलरी के वर्ड्स हैं जो प्रीवियस से मुख्तलिफ टेस्ट में रिपीट होते रहे, तो मैं वहीं से एक्सट्रैक्ट करके वो तमाम चीज़ें निकालता हूँ जो कॉमनली यूज होते हैं, टेस्ट में आते हैं, तो वहीं मैंने रिपीट किए हैं। अच्छा, प्रीवियस क्लास में आप शुरू में जाएं सर, ताकि मैं वहीं से स्टार्ट ले लूँ। प्रीवियस क्लास में हो सकता है बहुत सारों ने मिस किया हो। अच्छा, यहीं से स्टार्ट लेते हैं। साइंटिफिक सोसाइटी आप लोगों ने याद रखनी है, 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी बनाई थी, सर सैयद अहमद खान ने एस्टेब्लिश की थी। उसके बाद दूसरी जो डेट इंपॉर्टेंट है वो है 1866 में देवबंद मूवमेंट का आगाज हुआ था, कासिम ननोतवी इसके की फाउंडर थे। उसके बाद जो है उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी, ये 67 लिखे हैं, 76 हुआ है सर, इसको करेक्ट करें प्लीज। प्रीवियस क्लास में भी हमने हाईलाइट किया था, शायद मुझसे गलती हो गई और फिर ये गलती रह गई, 67 कर दें। उर्दू हिंदी तनाज़ा जिसे कहते हैं, तो ये उर्दू हिंदी जो तनाज़ा है 67 में हुआ है। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल का कयाम जो है 1875 में अमल में आया है, और आफ्टर 2 इयर्स जो इट वाज अपग्रेडेड टू कॉलेज, तो लिहाजा मोहम्मदन एजुकेशनल कॉलेज ये 1877 में बना है। कांग्रेस की फॉर्मेशन जो है 1885 में हुई है। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ये एक आईसीएस ऑफिसर थे, उन्होंने कांग्रेस को एस्टेब्लिश किया था एक प्लेटफॉर्म के तौर पर इंडियंस के लिए, ताकि वो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल इश्यूज को इस प्लेटफॉर्म से रेज कर सकें। तो किसने किया था, कब किया था, आपको ये पता होना चाहिए। अगला है मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, 1886 में ये कॉन्फ्रेंस हुई है। उसके बाद नदवा मूवमेंट 1894 में इसका कयाम अमल में आया था। जिस तरह एक देवबंद मूवमेंट थी, उसका मकसद था कि मुसलमानों को कुरान और सुन्नत की तालीम दे दें। सर सैयद स्कूल ऑफ थॉट का ख्याल था कि हम मॉडर्न एजुकेशन दे दें। तो नदवा मूवमेंट जो है का आगाज ये था कि इनको, ये इन मुसलमानों को एक मॉडरेट पाथ की तरफ लेके जाएं। तो इन्होंने जो स्कूल कायम किए थे वहां पर कुरान और सुन्नत और दुनियावी तालीम दोनों जो है, मॉडर्न एजुकेशन को दोनों को पैरेलली चलाते थे, ताकि मुसलमानों को इन दो एक्सट्रीम की तरफ न लेके जाए, सर सैयद और देवबंद की तरफ, बल्कि उनको एक मॉडरेट पाथ की तरफ लेके जाए। अच्छा,
पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल को दो हिस्सों में लॉर्ड कर्जन ने, इसके सामने लिखते हैं सर, लॉर्ड कर्जन ने ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस। तो एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पर लॉर्ड कर्जन ने इसको दो हिस्सों में तकसीम किया था। बाद में 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने इसको फिर से एनलमेंट कर दी थी, फिर से मिला दिया था। यानी हिंदुओं ने बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किया तो 1911 में जाकर एनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल हो गया। एनलमेंट कहते हैं फिर से मिला देना, मनसूख करना, यानी जो पहले जो पार्टीशन की थी उस पार्टीशन को उन्होंने क्या किया था, कैंसिल किया था, तो इसको एनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल कहते हैं। तो लॉर्ड हार्डिंग ने क्या किया था, इसको फिर से मिला दिया था। शिमला डेपुटेशन बुनियादी तौर पर ये माहिदे शिमला कहलाता है। ये सर आगा खान थ्री की रहनुमाई में 35 रुकनी वफद जो है लॉर्ड मिंटो से मिलने गए थे, तो इसको शिमला डेपुटेशन का नाम दिया जाता है। लॉर्ड मिंटो से मिलने के लिए सर आगा खान थ्री की सरबराही में गए थे। तो आपने ये याद रखना है, लॉर्ड हार्डिंग लिख दें सर, लॉर्ड हार्डिंग, HARDING हार्डिंग। अच्छा, मुस्लिम लीग का कयाम 1906 में अमल में आया था। मिंटो मार्ले जो रिफॉर्म्स हुए हैं, अच्छा 1906 में शिमला डेपुटेशन में के सामने भी सर आगा खान थ्री लिखते हैं ताकि इनको समझ आए। सर आगा खान थ्री की नुमाइंदगी में ये 35 रुकनी वफद किया था 1906 में लॉर्ड मिंटो से मिलने के लिए, ऊपर 1906 में, 1906 इससे ऊपर, यस। अच्छा, मुस्लिम लीग का कयाम 1906 में अमल में आया था। 1907 में मुस्लिम लीग की पहली क्या कहते हैं यानी पहली एनुअल कॉन्फ्रेंस हुई थी। 1908 में लंदन विंग ऑफ मुस्लिम लीग का कयाम अमल में आया था। अच्छा, 1909 में मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स हुए थे, मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स। सर आगा खान थ्री लिख दे, सर आगा खान थ्री, या ट्रिपल आई लिखते हैं तो थ्री होगा सर। ओके, अच्छा, मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स जो हैं 1909 में हुए थे। एनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, यानी बंगाल को जो दो हिस्सों में तकसीम किया था उसे फिर से मिला दिया था, इसको एनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल कहते हैं। तो ये लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। फिर 1906 में कांग्रेस, कायद आजम ने 1906 में मुस्लिम कांग्रेस ज्वाइन की थी, जबकि 1913 में आपने याद रखना है कि कायद आजम ने मुस्लिम लीग ज्वाइन की है। कायद आजम ने 1913 में मुस्लिम लीग ज्वाइन की है, और लखनऊ पैक्ट जो है ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान हुआ था एक एग्रीमेंट, इसको लखनऊ पैक्ट कहते हैं। और इसी लखनऊ पैक्ट में आप लोग अपने डायरी में लिख दें, सरोजनी नेदो ने, सरोजनी नेदो ने कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना को एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी का टाइटल दिया था, सफीर यानी हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफीर, एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी का टाइटल दिया था। नेक्स्ट स्लाइड सर, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाएं। ओके, 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार का आगाज हुआ था, जो कि 1918 में जाके ये एंड हुई है। 1919 में मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स हुए हैं, जिन्हें इंडियन एक्ट 1919 आया है, इसको मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से या चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स कहते हैं। ये आपने याद रखना है, मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स या चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। तो आपको एमसीक्यूज की शक्ल में पूछा जा सकता है कि मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स कब हुए थे, तो 1919 में। खिलाफत मूवमेंट भी 1919 में इसका आगाज हुआ था। 1922 में ये गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का आगाज किया था यहाँ पर बरसगीर में। उसके बाद 1928 में साइमन कमीशन, 27 में ये बना था, 28 में ये दिल्ली पहुंचा था साइमन कमीशन। लॉर्ड साइमन की सरबराही में एक कमीशन बना था, ये आया था बरसगीर 1928 में। ये 1916 जी, 16 नहीं, 16 नहीं यार, 1916 लखनऊ पैक्ट। ये देख लें हमारी तरफ से कोई गलती तो नहीं हुई है फियाज साहब, लखनऊ पैक्ट 1616 लिखा हुआ है या 1916 लिखा हुआ है? एक स्लाइड बैक जाएं सर, ये कोई पूछ रहे हैं तो मैं मुझे लग रहा है, बैक जाएं सर एक स्लाइड। ये 16 को करेक्ट करें सर, ये लखनऊ पैक्ट 1916 है, ये एडिटिंग गलती है हमारी तरफ से लास्ट में। वेरी गुड, जिसने भी हाईलाइट किया, थैंक यू। तो ये एडिटिंग मिस्टेक है, 1616 की जगह 1916 कर दें सर इसको। ओके, वेरी गुड। अच्छा, ये स्लाइड जो है सबके साथ शेयर भी करें सर ग्रुप में, ताकि इनके लिए जिन्होंने नहीं लिखा है उनके लिए आसानी हो। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाएं सर प्लीज, टाइम बहुत कम है। ओके,
अच्छा, मैं ये कह रहा था कि साइमन कमीशन जो है ये दिल्ली पहुंचा था 1928 में, और इन्होंने एक रिपोर्ट पेश की थी। इसको 1930 में एक वॉल्यूमस रिपोर्ट की थी, इसको साइमन रिपोर्ट के नाम से पेश किया जाना जाता है। तो बहरहाल ये अभी फिलहाल आप लोग साइमन कमीशन बरसगीर कब आया था, तो ये 1928 में आया था। नेहरू रिपोर्ट 1928 को पेश हुई है। इसी तरीके से कायद आजम के जो 14 नुकात हैं या 14 पॉइंट्स हैं, ये 1929 को पेश किए गए हैं। तो ये इंफॉर्मेशन है, ये आप लोग साथ याद करते जाएं। पाकिस्तान अफेयर के जो तमाम इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं उसको हम इंशाल्लाह वन बाय वन अगली 2-3 स्लाइड्स में हम इसको ख़त्म करेंगे। तो आप लोगों ने ये अच्छे तरीके से मेमोराइज करना है। तो पाकिस्तान अफेयर भी साथ चलती रहेगी, आपकी इंग्लिश का जो पार्ट है प्लस वोकेबलरी भी साथ चलती रहेगी। तो इंशाल्लाह आप लोगों की रोज़ाना की जो एक क्लास होगी, इसमें वोकेबलरी का पार्ट, ग्रामर का पार्ट और आपका ये जो जनरल नॉलेज का पार्ट है, जिसमें पाकिस्तान अफेयर के जो जो एमसीक्यूज आ सकते हैं वो हम साथ साथ कवर करते जाएंगे। तो आई थिंक आज के लिए हमारे पास क्योंकि टाइम बहुत कम है, 6 मिनट के बाद क्लास खत्म हो जानी है। तो अभी के हवाले से कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, आज जो लेक्चर हुआ उससे रिलेटेड प्लीज। डू यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज? किसी का